नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीरिया में हुआ एक जबरदस्त हवाई हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के ब्रिगेडियर जनरल सहित 13 लोग मारे गए। ईरान और सीरिया ने दोषी ठहराया इजराइल को। रिपोर्ट का दावा है कि इजरायली सेना दुश्मनों को टारगेट करने के लिए करती है एआई का उपयोग। इस एआई आधारित टूल का नाम है लेवेंडर। 10% की एरर मार्जिन है लेवेंडर की। और भारत ने किया अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि प्राइम है नेक्स्ट जनरेशन की एक मध्यम दूरी की मिसाइल। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। हाल ही में सीरिया में एक जबरदस्त हवाई हमला हुआ है। हमले में सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरान के वाणिज्यिक दूतावास को निशाना बनाया गया था। हमले में वाणिज्यिक दूतावास की बिल्डिंग जमींदोज हो गई, यानी तबाह हो गई। हमले की जानकारी देते हुए सीरिया में ईरान के राजदूत ने कहा है कि इस हवाई हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 7 और सीरिया के 6 नागरिक सहित कुल 13 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी भी शामिल थे। ये ईरान के लिए एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, क्योंकि इनका रोल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी शाखा यानी कुद्स फोर्स में काफी अहम भूमिका थी। कहा जा रहा है कि यह हमला न केवल ईरान बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष नेतृत्व पर भी हमला था। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले पर अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन ईरान और सीरिया की शक की सुइयां घूमकर इजराइल पर ही रुक रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस हमले को ईरान पचा नहीं पाया है और ईरान और सीरिया ने हमले के लिए इजराइल को ही दोषी ठहराया है। ईरान ने इस हमले का करारा जवाब देने की बात भी कही है। तो चलिए, इस संगठन के ब्रिगेडियर जनरल की मृत्यु पर इतना हो हल्ला मच रहा है, उस संगठन से यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से वाकिफ होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाकर ईरान की इस्लामिक क्रांति को समझना होगा। देखिए, ईरान की इस्लामिक क्रांति का सन 1979 था। अब क्रांति हुई थी तो कुछ वजहें भी रही होंगी। क्रांति की वजह थी ईरान के राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी का सत्ता में होना और हुकूमत चलाना। दरअसल शाह 1941 से सत्ता में थे। शाह ने इस्लाम की भूमिका को कम करने और ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिससे उन्होंने निरंतर धार्मिक नेताओं का विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि धार्मिक नेता उन्हें अमेरिका और पश्चिमी देशों का पिट्ठू तक कहने लगे थे। अब एक और व्यक्ति हुए आयतुल्लाह खुमैनी। ये भी शाह के सुधारों के खिलाफ थे। आयतुल्लाह खुमैनी को धीरे धीरे धार्मिक ईरानी लोगों का समर्थन मिलता चला गया और अंततः खुमैनी के हाथों में ईरान की बागडोर आ गई। फिर ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार ईरान का नया शासन एक धर्मतंत्र है, जहां सर्वोच्च नेता धार्मिक इमाम यानी आयतुल्लाह होता है, पर शासन एक निर्वाचित राष्ट्रपति चलाता है। अब पहलवी शासन के पतन के बाद खुमैनी को यह लगा कि उन्हें एक ऐसे फौज की जरूरत है जो नए प्रमुख और क्रांति के मकसद की हिफाजत कर सके। इसी वजह से खुमैनी ने रेवोल्यूशनरी गार्ड का गठन किया था। फिर बाद में ईरान की रेगुलर आर्मी को देश की बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा दिया गया और रेवोल्यूशनरी गार्ड को निजाम की सुरक्षा का काम दिया गया। यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की आधिकारिक सेना का एक हिस्सा है। फिर कुछ सालों बाद ईरान की वॉलंटियर आर्मी बाविज फोर्स का रेवोल्यूशनरी गार्ड में विलय हो जाता है और रेवोल्यूशनरी गार्ड की रणनीति में कुछ बदलाव किए जाते हैं। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड का काम देश के अंदर मौजूद दुश्मनों से निपटना, देश के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से निपटना है और बाहरी दुश्मनों से लड़ने में सेना की मदद करना हो गया। अब कुड्स फोर्स की भी बात कर लेते हैं। यह रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्पेशल आर्मी है। कुड्स फोर्स विदेशी जमीन पर मिशन को अंजाम देती है और यह हिजबुल्लाह और इराक के शिया लड़ाकों जैसे सशस्त्र गुटों को हथियार मुहैया कराती है और ट्रेनिंग देती है। यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर में ईरान के दूतावासों में रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान खुफिया कामों के लिए तैनात किए जाते हैं और ये विदेशों में ईरान के समर्थक सशस्त्र गुटों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि सीरिया के दूतावास में हमला क्यों हुआ और रेवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना क्यों बनाया गया। वक्त के साथ साथ रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक ताकत बन गई है।
आपको बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की अर्थव्यवस्था के 1/3 हिस्से को नियंत्रित करती है और इसमें लाखों लड़ाकों की भर्ती हो चुकी है। यह सेना इतनी खतरनाक है कि 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका ने किसी और देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि इजरायली सेना गाजा में अपने दुश्मनों की पहचान करने के लिए या उन्हें टारगेट करने के लिए एआई का प्रयोग कर रही है और फिर उन पर बमबारी कर रही है। दरअसल इस मामले में +972 मैगजीन और लोकल कॉल एजेंसी ने जांच की थी। इसके अनुसार इस एआई आधारित टूल का नाम लेवेंडर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लेवेंडर का विकास इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एलीट इंटेलिजेंस डिवीजन 8200 द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि इजरायली इंटेलिजेंस कोर यूनिट 8200 गुप्त अभियानों के लिए जिम्मेदार होती है। आप इस यूनिट की तुलना यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या यूनाइटेड किंगडम की GCHQ से कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि लेवेंडर कैसे काम करते हैं। दरअसल लेवेंडर के पास ऑलरेडी हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के ज्ञात कार्यकर्ताओं की विशेषताओं का एक डाटाबेस है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई X नाम का एक व्यक्ति है जो पहले भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। अब इसकी कुछ विशेषता होगी, जैसे कुछ विशेष जगहों पर यह जाता होगा, कुछ विशेष लोगों से मिलता होगा, इसकी कुछ खास एक्टिविटी होगी, यह इजराइल विरोधी नारे लगाता होगा या इजराइल विरोधी अन्य गतिविधियां करता होगा। इसकी अनेक विशेषता हो सकती है। अब लेवेंडर सॉफ्टवेयर गाजा के 2.3 मिलियन निवासियों में से अधिकांश की बड़े पैमाने पर निगरानी करता है और निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण करता है। लेवेंडर फिर सामान्य आबादी के बीच व्यक्तियों में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के ज्ञात कार्यकर्ताओं की समान विशेषताओं को मैच करता है। जिस हिसाब से विशेषताएं मैच करती हैं उस हिसाब से यह मैच्ड विशेषताओं वाले व्यक्तियों को रेटिंग देता है। ज्यादा विशेषताएं मिली तो हाई रेटिंग, कम मिली तो कम रेटिंग। डेटा के विश्लेषण से लेवेंडर इन व्यक्तियों की हमास या फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा से जुड़ने की संभावना को भी कैलकुलेट करता है। लेवेंडर द्वारा व्यक्तियों को 1 से 100 तक की रेटिंग दी जाती है जो उनके आतंकवादी होने की संभावना को दर्शाती है। मतलब कि जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा रेटिंग उसके आतंकवादी होने की उतनी ज्यादा संभावना। फिर यह लेवेंडर सिस्टम ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को बॉम्बिंग टारगेट के रूप में मार्क करता है और सेना द्वारा बॉम्बिंग करके टारगेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि यह जरूरी नहीं है कि इन टारगेट लिस्ट में सिर्फ हाई रैंक ऑफिशियल्स शामिल हों। यह निम्न रैंकिंग वाले व्यक्तियों को भी टारगेट के रूप में मार्क करता है। अब सवाल यह आता है कि लेवेंडर कितना सही है। रिपोर्ट के अनुसार इस एआई मशीन में त्रुटि की दर 10% की है, लेकिन इसके आउटपुट को ऐसे माना जाता है कि जैसे यह एक मानवीय निर्णय था। रिपोर्ट के अनुसार गाजा में पिछले साल संघर्ष के शुरुआती चरणों में इजरायली सेना लेवेंडर पर बहुत अधिक निर्भर थी। इसने संभावित हवाई हमलों के लिए संदिग्ध आतंकवादियों के रूप में 37,000 फिलिस्तीनियों की पहचान की थी। हाल ही में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस परीक्षण को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी SFC ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर अंजाम दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस सफल परीक्षण की जानकारी दी है। तो चलिए जानते हैं अग्नि प्राइम की विशेषताओं के बारे में। देखिए, अग्नि प्राइम अग्नि मिसाइल सीरीज की सबसे नई और छठी मिसाइल है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का उपयोग करती है। जैसे आप जब कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर आपके हाथ से निकलकर एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। पत्थर कितनी ऊंचाई पर जाएगा यह आपके फेंकने के एंगल और स्पीड पर डिपेंड करता है। वैसे ही जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो यह पहले ऊंचाई पकड़ती है, फिर जाकर अपने टारगेट को मार गिराती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज भी अलग अलग होती है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ऊंचाई तक नहीं जाती हैं और यह पृथ्वी के वायुमंडल के भीतरी हिस्से में रहती हैं, और जबकि लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें यानी
ICBM पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर निकलकर काफी ऊंचाई तक जाती हैं और फिर गाइडेड टेक्निक की सहायता से टारगेट को हिट करती हैं। अपनी अग्नि प्राइम एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज तकरीबन 12,000 से 2,000 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल पर 1500 से 3,000 किलो तक वॉरहेड्स ले जाए जा सकते हैं। इस मिसाइल का वजन करीब 11,000 किलोग्राम है, लेकिन यह पृथ्वी सीरीज की अन्य मिसाइल से काफी हल्की है। इस मिसाइल का सबसे खास फीचर है इसकी टारगेट पर हिट करने की एक्यूरेसी। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल को विकसित किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें भी डेवलप की गई हैं। गौरतलब है कि भारत ने 1989 में अग्नि 1 का परीक्षण किया था और इसको 2004 में सेवा में शामिल कर लिया गया था। अग्नि 1 की रेंज 700 से 900 किलोमीटर की थी। यहां अग्नि 1 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अग्नि प्राइम अग्नि 1 की ही जगह लेगी। ध्यान दीजिए कि अग्नि 1 एक सिंगल स्टेज मिसाइल थी, वहीं अग्नि प्राइम 2 स्टेज की मिसाइल है। कुछ समय पहले कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया नाम की संस्था की एक वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। ये बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। ध्यान रखिए कि ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। ये भारत में कैथोलिक समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाली और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस संस्था के तहत पूरे देश में लगभग 14,000 स्कूल, 650 कॉलेज, 7 विश्वविद्यालय, 5 मेडिकल कॉलेज और तकरीबन 450 तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान आते हैं। अब ये संस्था सुर्खियों में इसलिए आई है क्योंकि इस संस्था ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को कुछ यूनिक और इंपॉर्टेंट सुझाव दिए हैं। ये सुझाव हैं कि सभी देश की सभी आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करें, अन्य धर्मों के छात्रों पर ईसाई परंपराएं न थोपें। इसके साथ ही छात्रों से मॉर्निंग असेंबली में डेली संविधान की प्रस्तावना पढ़वाने का और स्कूल में एक इंटर रिलीजियस प्रेयर रूम बनाने का और स्कूल की लॉबी, लाइब्रेरी या गलियारों में कुछ प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों, कवियों, राष्ट्रीय नेताओं आदि की तस्वीरें लगाने का भी सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे सुझाव पहली बार जारी किए गए हैं। संस्था ने बताया है कि ये सुझाव देश में वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए दिए गए हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस संस्था को ऐसे सुझाव देने पड़ गए? दरअसल संस्था ने बताया है कि ईसाई समुदाय द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों के प्रिंसिपल और कर्मचारियों के खिलाफ हमले और विरोध प्रदर्शन होते हैं। जैसे सबसे रिसेंट इंसिडेंट फरवरी में त्रिपुरा में हुआ। इस इंसिडेंट में त्रिपुरा में एक निजी ईसाई मिशनरी स्कूल के टीचर ने कथित तौर पर एक स्टूडेंट की कलाई से कलावा निकाल दिया और आगे भी पहनकर आने से मना कर दिया। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना का असर असम में भी देखा गया। यहां एक हिंदू समूह ने राज्य के ईसाई स्कूलों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अपने परिसर में प्रीस्टों और ननों द्वारा पहने जाने वाले सभी ईसाई प्रतीकों को हटा दिया जाए और धार्मिक आदतों को बंद कर दिया जाए। देखिए, हम भी कई अखबारों में पढ़ते हैं कि ईसाई मिशनरी स्कूलों के टीचर या स्टाफ के साथ मारपीट हो गई या हिंसा हो गई। कुल मिलाकर इन सभी उभर रही राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया नाम की संस्था ने कहा कि चूंकि हमारे अधिकांश छात्र और शिक्षक अन्य धर्मों के होते हैं, इस कारण हमें धार्मिक रूप से और भी अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है और अन्य धर्मों के लोगों और उनके तौर तरीकों का सम्मान करने की जरूरत है। कमेंट करके बताइए कि देश में ऐसा होना सही है या गलत है। चलिए, अब वक्त हो चला है आज की रैपिड न्यूज पर नजर डालने का। भारत ने कोयला उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। दरअसल भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार 1 अरब टन कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन किया। यह भारत के 2025-26 तक कोयले के आयात को बंद करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है तथा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में आयातित कोयले का प्रतिशत कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में भारत में कोयले का उत्पादन 70% बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज CAR-T सेल थेरेपी का उद्घाटन किया। इस थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोगात्मक प्रयास से विकसित किया गया है। इस थेरेपी में मरीज के रक्त का उपयोग T कोशिकाओं को अलग करने के लिए किया जाता है, जिन्हें प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संशोधित करके कैंसर से लड़ने वाली कोशिकाएं बनाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को CAR-T कोशिकाएं कहा जाता है। यही संशोधित कोशिकाओं को शरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं।
एससीओ सदस्य देशों के सुरक्षा परिषद सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक कजाकिस्तान में आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। इस बैठक में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक सहयोग कार्यक्रम और 2024 से 29 के लिए एससीओ एंटी ड्रग रणनीति अपनाने पर जोर दिया गया है। यहाँ एससीओ से तात्पर्य शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से है। वर्तमान में इस संगठन की अध्यक्षता कजाकिस्तान द्वारा की जा रही है। अहोबिलम मंदिर जाने वाले यात्रियों पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए। यह प्रतिबंध वन विभाग और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम द्वारा लगाया गया है। यह प्रतिबंध मानव पशु संघर्ष को ध्यान में रखकर रात भर रुकने पर लगाया गया है। इससे पहले भी कई और प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जैसे नशीले पदार्थ, पाउच, पानी और चाय के कप, बोतलें इत्यादि। यदि हम मंदिर की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के नल्लामाला वन में स्थित है। यह मंदिर 9 विभिन्न मंदिरों से मिलकर बना है तथा नरसिम्हा स्वामी भगवान के लिए प्रसिद्ध है। हांगकांग में बंदर से ह्यूमन में बी वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जंगली बंदरों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। बी वायरस संक्रमण एक अत्यंत दुर्लभ संक्रमण है। इसे हार्पीज सिमिया वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस मैकाक नामक जंगली बंदर की लार, मूत्र और मल में पाया जाता है। यह ह्यूमन में मकाक बंदर के काटने या खरोंच देने या बंदर की आंखों, नाक या मुंह के संपर्क में आने से फैलता है तथा संक्रमित व्यक्ति में शुरू में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जो आगे चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर संक्रमण का रूप ले लेते हैं। जीवन प्रत्याशा को लेकर द लैसेंट में एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1990 की तुलना में 2021 में जीवन प्रत्याशा औसतन 6 साल अधिक रही। यह वृद्धि अधिकतर पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों, स्ट्रोक, श्वसन संक्रमण और कैंसर से होने वाली मौतों में गिरावट के कारण हुई है। यदि भारत की बात करें तो पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 8 साल बढ़ गई है। यहाँ जीवन प्रत्याशा मूल रूप से किसी जनसंख्या का औसत जीवन काल है, या यूं कहें कि एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान होता है। खगोलविद चंद्रमा पर तथा उसके चारों ओर की कक्षा में उच्च रेजोल्यूशन दूरबीनें स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं, जिनमें भारत की प्रत्युष नामक दूरबीन भी शामिल है। प्रत्युष से तात्पर्य है प्रोबिंग रिआयनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन है। इसका निर्माण रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ISRO यानी इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। इसे पहले पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, इसके बाद इसे चंद्रमा की ओर ले जाया जाएगा। चलिए हम नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, ईरान की इस्लामिक क्रांति से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की इच्छा रखने वाले पहलवी वंश का शासन खत्म हो गया था। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इस थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के प्रयास से विकसित किया गया है। इस थेरेपी में एड्स के मरीजों को उपचार प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं कल पूछे गए प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिंग ऑफ फायर में दुनिया के कुल ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 हिस्सा पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर में अटलांटिक महासागर के चारों ओर सबडक्शन बाउंड्री पर विभिन्न टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट होती हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चा में आए नासा के लीफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीफ का मतलब है लूनर इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर फ्लोरा। लीफ के तहत थेलक्रेस, डकवीड और ब्रेसिका रैपा पौधों को चांद पर उगाया जाएगा। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। केवल कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। अब फिर मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।